रात का दूसरा पहर था। आसमान पर बादल दौड़ते फिर रहे थे और कभी कभी चांद का हल्का सा टुकड़ा झांक कर फिर छिप जाता। गांव की कच्ची गलियों में बस कुत्तों के भौंकने और कहीं दूर बैल की घंटी बजने की आवाज आ रही थी। उसी सुनसान रास्ते पर एक अजनबी चला जा रहा था। कंधे पर पुराने कपड़े की एक गठरी, हाथ में एक पुराना डंडा और पैरों में धूल से अटे हुए जूते। उसके चेहरे पर पसीने और थकान की लकीरें थीं, मगर आंखों में एक अजीब सी जिद चमक रही थी। रास्ते में एक पुराना कुआं पड़ता था, जिसके पास दो किसान बैलगाड़ी बांधकर बैठे हुक्का पी रहे थे। उन्होंने अजनबी को आते देखा तो एक दूसरे की ओर चौंक कर देखा। अस्सलाम वालेकुम, अजनबी ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ जाने का इरादा है भाई? एक किसान ने पूछा। अजनबी ने सिर उठाकर कहा, चक नंबर 13। ये सुनकर दोनों किसानों का चेहरा फीका पड़ गया। एक ने जल्दी से हुक्का जमीन पर रख दिया, दूसरे ने धीरे से कहा, वो गांव बरसों से वीरान है। न कोई दिया जलता है, न अजान होती है, बस हवा में सांस लेने जैसी आवाज आती है। अजनबी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है, लेकिन मुझे वहां जाना ही है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। पगडंडी अब संकरी हो चली थी, झाड़ियां रास्ता ढंकने लगी, बैलगाड़ियों के निशान मिट चुके थे। कहीं कहीं मिट्टी में पुराने पैरों के धुंधले निशान थे, जैसे कोई बहुत पहले यहां से गुजरा हो। कुछ दूर चलने के बाद वो एक टूटे फूटे कच्चे दरवाजे के सामने पहुंचा। ऊपर कांटों की बेलों ने आसमान को ढंक रखा था। बादल गरजे और हवा का एक तेज झोंका आया। उसी झोंके के साथ एक धीमी सी घंटी की आवाज सुनाई दी। जबकि गांव में अब कोई मवेशी नहीं बचा था। अजनबी ने अंदर कदम रखा। जमीन में हल्की सी कंपकंपी दौड़ गई, जैसे नीचे से कोई जाग उठा हो। वीरान गांव के टूटे दरवाजे के अंदर कदम रखते ही अजनबी को महसूस हुआ, हवा की गंध बदल गई है। ये वो मिट्टी की खुशबू नहीं थी जो बस्तियों में होती है। ये गंध बासी कपड़ों, सड़ी गली लकड़ी और किसी पुरानी भट्टी के धुएं जैसी थी। सामने कच्चे मकानों की कतार थी। दीवारों का पलस्तर झड़ चुका था। दरवाजे आधे टूटे, आधे लटके हुए थे। कुछ मकानों की छतें गिर चुकी थी। बादलों के बीच से निकलती चांदनी कभी कभी उन वीरान खिड़कियों पर पड़ती और वे खिड़कियां ऐसे लगती जैसे खाली आंखें अजनबी को घूर रही हों। वो धीरे धीरे चलता रहा। हर कदम पर मिट्टी की धूल उड़ती और उस धूल में एक अजीब सी सीलन भरी ठंडक थी। अचानक एक मकान के अंदर से हल्की सी सरसराहट आई। वो रुक गया, आवाज भी रुक गई। उसने गठरी को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ा। सरसराहट फिर हुई, मगर इस बार उसके पीछे से। वो पलटा, पीछे कोई नहीं था, बस झाड़ियां हिल रही थीं, जैसे कोई अभी अभी वहां से सरक कर छुपा हो। वो फिर आगे बढ़ा, यहां तक कि एक खुले आंगन में पहुंच गया। आंगन के बीच एक पुराना चिराग रखा था, बुझा हुआ, मगर उसके चारों ओर हल्की सी राख और जले हुए तेल की गंध फैली हुई थी। उसने चिराग को हाथ में उठाया। वो अभी भी गुनगुना था। उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा। किसी ने अभी अभी यहां चिराग जलाया था। हवा तेज हुई और उसी हवा के साथ दूर से एक औरत की हंसी सुनाई दी। वो हंसी बहुत धीमी मगर कानों में चुभने वाली थी, जैसे कोई खेल रहा हो या बुला रहा हो। अजनबी ने चिराग को कसकर थामा और उस हंसी की दिशा में बढ़ चला। कदमों की आहट गांव की सुनसान गली में गूंज रही थी और फिर अचानक गली के अंत में सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो हल्का सा मुस्कुराई और धीरे धीरे उल्टी दिशा में चलने लगी। अजनबी ने सफेद कपड़ों वाली औरत का पीछा करना शुरू किया। वो औरत न चल रही थी, न भाग रही थी, बस धीरे धीरे जमीन पर कदम रख रही थी, जैसे उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी न हो। उसके हर कदम के साथ हवा का एक झोंका आता और अजनबी के चिराग की लौ कांप उठती। गलियां और भी संकरी होती जा रही थी। दीवारों पर बेल बूटों ने रास्ता ढंक दिया था। कहीं कहीं पेड़ों की शाखें नीचे झुककर गली को और गहरे अंधेरे में धकेल देती। औरत एक टूटे दरवाजे से भीतर चली गई। अजनबी भी उसके पीछे गया, मगर अंदर का नजारा देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। ये एक छोटा सा कच्चा कमरा था। कमरे के बीचों बीच मिट्टी का फर्श था और उस फर्श पर चूने से एक बड़ा गोल घेरा बना हुआ था। उस घेरे के भीतर फटे पुराने कपड़ों के टुकड़े, कुछ पुराने कांच के चूड़े और इंसानी हड्डियों का ढेर पड़ा था। अजनबी की सांस थम गई। उसने चिराग ऊंचा उठाया,
हड्डियों के बीच एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती रखी थी जिस पर पुरानी लिखावट खुदी थी। वो शब्द मिट्टी और खून से आधे ढंके हुए थे, लेकिन एक वाक्य साफ पढ़ा जा सकता था, वापस जा वरना तू भी यहीं रह जाएगा। अचानक औरत ने अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें गहरे लाल, होंठ काले और मुस्कान ऐसी जैसे सदियों से सोई हुई भूख अचानक जाग उठी हो। चिराग की लौ झट से बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में बस एक आवाज आई, कदम घसीटने की आवाज, जो अजनबी के बिल्कुल करीब आ रही थी। अंधेरे में वो कदम घसीटने की आवाज और करीब आती जा रही थी। अजनबी ने चिराग जलाने की कोशिश की, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। तीली सुलगती लेकिन तुरंत बुझ जाती, जैसे किसी ने अपनी सांस से उसे बुझा दिया हो। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। वो झुककर देखने लगा, मगर अगले ही पल उसका पूरा शरीर जम गया। जमीन पर एक आदमी पड़ा था। आंखें खुली थीं, मगर पत्थराई हुई। चेहरे पर मिट्टी जमी थी, जैसे वो सदियों से यहां पड़ा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका सीना हल्का हल्का उठ रहा था। वो सांस ले रहा था। अजनबी पीछे हटना चाहता था, मगर पीछे वही औरत खड़ी थी। उसके दोनों हाथ घेरे के बाहर मिट्टी में धंसते जा रहे थे, जैसे जमीन खुद उसे निगल रही हो। उसकी आंखें जल रही थी और वो फुसफुसाई, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक कमरे की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। ऊपर से मिट्टी के कण झरने लगे। अंधेरे में दर्जनों कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कई लोग कमरे की ओर दौड़कर आ रहे हों। चिराग बुझा होने के बावजूद एक एक चेहरा पल भर के लिए साफ दिखाई देने लगा। वे सब मुर्दे थे, आंखें खाली, चेहरे पीले और होंठ सिले हुए। वे अजनबी को घेर रहे थे। दीवार के कोने से एक भारी, जंग लगी जंजीर सरकती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। अजनबी ने अपनी गठरी जमीन पर फेंक दी और जंजीर को रोकने की कोशिश की, मगर जैसे ही गठरी गिरी, उसमें से एक इंसान का बाजू बाहर निकल आया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया और फिर सब एक साथ उस पर टूट पड़े। वे सब उस पर टूट पड़े, मगर अगले ही पल अजनबी ने कमर से एक छोटा सा थैला निकाला। थैला खुलते ही उसमें से एक मिट्टी की मटकी निकल आई, छोटी, मगर उसके चारों ओर लाल धागा लिपटा हुआ था। जैसे ही उसने मटकी जमीन पर फेंकी, एक तेज चमक कमरे में फैल गई। मुर्दों की आंखों में डर उतर आया। वे पीछे हटने लगे, मगर औरत वहीं खड़ी रही। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से बिगड़ चुका था। तो तू उनका बेटा है? उसकी आवाज जहरीली थी। अजनबी ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं उस इमाम बख्श का बेटा हूं, जिसे तुमने और तुम्हारे सायों ने यहां कैद किया था। आज मैं अपने बाप की रूह आजाद करने आया हूं। जमीन एक जोरदार धमाके के साथ हिल गई। हड्डियों का ढेर हिलने लगा। घेरे के अंदर पड़ा आदमी, जिसका सीना सांस ले रहा था, धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बेटा, वो मुश्किल से बोला। औरत एक चीख मारकर घेरे के अंदर कूद गई, मगर जैसे ही उसके पैर घेरे के बीच पहुंचे, एक भयानक आग भड़क उठी। उसकी चीखें गांव की सुनसान गलियों में गूंज उठी और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। चांद बादलों से निकल आया। चिराग की लौ फिर से जल उठी, जैसे किसी ने उसमें सांस फूंककर उसे रोशन कर दिया हो। मुर्दे गायब हो चुके थे। कमरा खाली था। बस फर्श पर टूटी हुई मिट्टी की मटकी और इमाम बख्श की आंखों की नमी बाकी थी। अजनबी ने अपने बाप को सहारा दिया और दोनों गांव से बाहर निकलने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो चक नंबर 13 का दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। दरवाजा बंद होते ही वो बस्ती जैसे कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। आसमान पर एक बार फिर बादल छा गए, मगर हवा की ठंडक बदल चुकी थी। इस बार उसमें डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था।